बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर जो है वो 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 23 का। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि जीन्स क्या होती हैं, अलील्स क्या होती हैं, लोकस क्या होता है, जीन्स किस तरह से सेग्रीगेट करती हैं, गैमेट्स मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरह से बनाएंगे और आप लोग जो है वो क्रॉस किस तरह से करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपको जो है वो पेपर में इसका कंपैरिजन करने के लिए भी आ जाया करता है और ये बहुत इजी सा ये टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंस का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो डोमिनेंस का मतलब होता है किसी पे गलबा पाना, किसी पे बढ़तरी ले जाना, ठीक है ना। तो डोमिनेंस रिलेशन क्या है, बायोलॉजी में हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। डोमिनेंस क्या होती है? डोमिनेंस एक्चुअली जो होती है वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है एक अलील का उसके दूसरी अलील जो पार्टनर अलील है उसके ऊपर। जैसे हमने कहा था कि जो जीन्स होती हैं उनके पार्टनर्स होते हैं वो अलील्स कहलाते हैं। तो एक अलील का दूसरी अलील के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है डोमिनेंस हमारे पास जो है ये 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। इन सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे और उसके बाद जो है वो आपने इसकी जो है वो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस है। कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास क्या होती है, हाउ वुड यू डिफ़ाइन कंप्लीट डोमिनेंस। नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि जब एक अलील जो है वो दूसरी अलील के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट होगी तो वो क्या कहलाती है, कंप्लीट डोमिनेंस कहलाती है। मिसाल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने पीछे जैसा बात की थी कि सीड जो है वो आपके पास या तो राउंड होगा या फिर रिंकल होगा। तो अगर यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ पे इस तरह से, और ये आपके पास कैपिटल आर है। इन दोनों की फिनोटाइप जो है वो सेम होगी, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, राउंड होंगे। इस केस में तो हमें समझ में आता है कि ये राउंड है। इस केस में ये राउंड क्यों होगा ये वाला सीड, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर कम्प्लीटली क्या है, डोमिनेंट है। वो स्मॉल आर को जो है वो अपीयर होने नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, जिसमें एक अलील जो है वो दूसरी अलील के ऊपर, अपनी पार्टनर अलील के ऊपर क्या होती है, कम्प्लीटली डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं कि जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है ऑर्गेनिज़म की जो फिनोटाइप है वो 2 होमोजाइगोट के इंटरमीडिएट जो है वो आएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको जब हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 1899 में एक साइंटिस्ट थे कॉल कॉरेन, उन्होंने जो है वो 4 o'clock प्लांट के ऊपर जो था वो काम किया था और उन्होंने जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम जो है वो हमें एक्सप्लेन करके दिखाई थी। क्या है एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक रेड फ्लावर है और उसकी फिनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो उसने आपको दिखाई हुई है, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसको हमने जो है वो यहाँ पर, क्योंकि एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई अलील डोमिनेंट नहीं होती, कोई रिसेसिव नहीं होती, तो हम स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करते, हम उसको जो है वो नंबर से हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। R1 R2 जो आपके पास R1 है ये आपके पास रेड फ्लावर होगा और जो आपके पास R2 है ये आपके पास वाइट फ्लावर होगा। जब इन दोनों को क्रॉस कराया हमने तो हमारे पास जो नेक्स्ट पे जो हमारे पास जनरेशन में F1 जनरेशन में हमारे पास जो फ्लावर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास पिंक होगा। होना तो ये चाहिए था कि जो है वो रेड, क्योंकि जो है होता है वो डोमिनेंट होता है वाइट के, तो उसको रेड आना चाहिए था, लेकिन ये जो फ्लावर था ये पिंक था। मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन था ये दोनों रेड और वाइट के दरमियान में मिक्स करके जो चीज़ जो थी वो हमारे सामने आ रही थी, पिंक। और जब R1 R2 को आपस में क्रॉस कराया गया, R1 R2 यहाँ पे जिस तरह देख सकते हैं आप लोग, सेल्फ फर्टिलाइज़ कराया गया F1 को F1 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो रेड फ्लावर भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पिंक भी आ रहा है, ये दोनों पिंक होंगे हमारे पास, और ये वाला हमारे पास क्या आ रहा है, वाइट फ्लावर आ रहा है R2 के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक्चुअली वो बताना क्या चाहता है कि R1 R2 और R1 R2 हमारे पास जो है यहाँ पर कोई रेड जो है वो वाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोई भी कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, एक मिक्स्ड जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। और यहाँ पर जो
दो होमोजाइगोट हैं, जिस तरह एक होमोजाइगोट ये है और एक होमोजाइगोट ये है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो फिनोटाइप है वो क्या है, मिक्स्ड आ रही है, यानी कि पिंक आ रही है। रेड और वाइट का हम मिक्स लेते हैं तो पिंक ही होता है, तो यहाँ पर कोई जो है वो दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट है हमारे पास को डोमिनेंस। को जिस तरह अगर हम लोग देखें को एजुकेशन की बात करें तो वो एजुकेशन जिसमें जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो इकट्ठे पढ़ते हैं, उसको को एजुकेशन कहते हैं। को मीन्स बोथ, दोनों। तो यहाँ पर को डोमिनेंस क्या है, हम इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, जब जो है वो डिफरेंट एक ही अलील जो है वो जीन्स की जो है वो डिफरेंट अलील जो है वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस्ड कराएंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंट। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक जो जीन पेयर है उसकी एक अलील है, वो उसको हम अलील A1 का नाम देते हैं, और एक अलील जो है हम उसको अलील A2 का नाम देते हैं। अलील A1 जो है वो सब्सटेंस X प्रोड्यूस करती है और अलील A2 जो है वो सब्सटेंस Y प्रोड्यूस करती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसके पास क्या होंगी, ये दोनों जो अलील्स हैं ये क्या करा रही होंगी, अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो करवा रही होंगी। यानी कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर X और Y दोनों जिससे जो सब्सटेंसेस बन रही हैं वो जो दोनों सब्सटेंसेस वो क्या होंगी, मौजूद होंगी। तो जब कोई डोमिनेंट नहीं होता, कोई रिसेसिव नहीं होता, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं इक्वली, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस की बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है MN ब्लड टाइप की, और हम इसको जो है वो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कह सकते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। AB होता है, MN, MNS, हम लोग RH भी होता है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे AB और RH को, जो कि आपने जूनियर क्लास में देखा भी हुआ है। यहाँ पे हम MN को डिस्कस करें। लैंडस्टीन और लेविन जो था उन्होंने ये MN ब्लड टाइप जो था वो डिस्कवर किया था, और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, RBC जो होते हैं उसके ऊपर एंटीजन्स होते हैं। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर, अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर जो है वो उसकी जो फिनोटाइप है वो क्या है, M है, यानी कि वो M उसका जो है वो ब्लड ग्रुप है। तो उसकी जीनोटाइप क्या है, उसकी जीनोटाइप LM LM, L जीन है बेसिकली हमारे पास, और उसकी अलील क्या है, MM, ठीक है। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा सरफेस के ऊपर, M मौजूद होगा। इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी फिनोटाइप N है, तो उसके जो जीनोटाइप है वो क्या होगी, NN होगी, और जो उसके एंटीजन होंगे RBCs के ऊपर वो क्या होंगे, N होंगे। और अगर उसकी M और N दोनों फिनोटाइप्स हैं, मतलब वो MN उसका जो ब्लड ग्रुप है वो MN है, तो उसके अंदर जो जीनोटाइप्स होंगी वो M भी होगी और N भी होगी, और M और N दोनों एंटीजन जो है वो RBCs के ऊपर मौजूद हैं। बेसिकली होता क्या है, जो RBCs हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। जो जौन सा वाला जो है वो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन जो है वो अगर M है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, M है। अगर इसी तरह ब्लड ग्रुप N है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन N है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, N है। और अगर M और N दोनों एंटीजन है, मतलब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करा रहे हैं, को डोमिनेंस हो रही है, तो उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास MN है। तो ये एग्जांपल है, आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस भी जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ओवर डोमिनेंस क्या चीज़ है, जब जो है वो ओवर डोमिनेंस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो हमारे पास जो है वो जो क्वांटिटी है एक्सप्रेशन की वो क्या हो जाएगी, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो उसका वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा दोनों होमोजाइगोस से। मतलब दो होमोजाइगस पेरेंट है और जो उनका ऑफस्प्रिंग आता है उसके अंदर जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो उन दोनों पेरेंट्स के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल वो आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक वाइल्ड टाइप जो है वो फ्लाई है, और एक जो है वो आपके पास ये आपको दिखाया है W+W+, ये आपके पास क्या है, नॉर्मली रेड कलर की ये होती है, वाइल्ड टाइप हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लाइज होती हैं इनकी आइज़ जो होती हैं वो रेड होती हैं, उनके अंदर इस तरह की जीन्स होती हैं, और कुछ जो हैं वो फ्लाइज हैं उनकी आइज़ जो है वो वाइट होती हैं। हम उनकी जीनोटाइप को जो है वो WW लिखते हैं, उनके ऊपर हम पॉजिटिव नहीं डालते। अब जब ये क्रॉस करेंगे और इनका जो है वो ऑफस्प्रिंग आएगा, अब ऑफस्प्रिंग आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगस है, मतलब जो अलील्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, W पॉजिटिव है और W है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ये ऑफस्प्रिंग है ये जो था इसका आई कलर रेड होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके जो रेड जो ऑफस्प्रिंग है इसके जो कलर्स हैं, आई कलर है वो ज़्यादा फ्लोरेसेंट है, ज़्यादा वो उसके अंदर जो है वो पिगमेंट मौजूद है, ज़्यादा चमकदार उसकी आँखें हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो फ्लोरेसेंट कर रही हैं, उसकी आइज़ चमक रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवर डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल अलील्स का।
जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि जो जीन्स होती हैं उनके जो पार्टनर होते हैं हम उनको अलील्स कहते हैं, और जीन के अंदर जब म्यूटेशंस आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट अलील्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। जो जीन्स हैं वो उनका नंबर जो है वो 300 तक भी हो सकता है। कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनकी अलील्स, जिनके पार्टनर जो हैं वो 300 तक हैं। तो ऐसी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन जो हैं, जो एक जीन है उसकी जो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स कहते हैं। और जो मल्टीपल अलील्स हैं इसकी यहाँ पर वो आपको इम्पोर्टेंस बताता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्या है, जो है वो मल्टीपल अलील में से उसकी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, जबकि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक गैमेट के अंदर जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या होती हैं कि वो आपके पास 1 जो है वो अलील प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और जो है इसको जो है वो किसने फर्स्टली डिस्कवर किया, इसकी हिस्ट्री क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमारे पास कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की हमारे पास 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। कौन कौन सी फिनोटाइप्स हैं इसकी वो भी हम देखते हैं। एक है हमारे पास ए, एक है बी, ए बी और ओ है। और ये फिनोटाइप्स किस चीज़ के ऊपर बेस करती हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि हमारा ब्लड ग्रुप वो वाला ब्लड ग्रुप होता है जिस जो कि एंटीजन मौजूद होता है हमारी रेड ब्लड सेल के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक रेड ब्लड सेल ड्रॉ करके दिखाया है। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर यहाँ ग्रीन में आपको एक एंटीजन नज़र आ रहा है। जो एंटीजन होता है हमारा वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब है कि उसके आरबीसीज़ के ऊपर ए का एंटीजन है। अगर बी एंटीजन है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ए बी दोनों एंटीजन मौजूद है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो आरबीसीज़ की सरफेस के ऊपर ये जो एंटीजन है ये बेसिकली हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसकी 4 जो है वो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है। बर्नस्टेन जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप की जेनेटिक बेसिस को 1925 में एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जेनेटिक बेसिस क्या है। हमारा ब्लड ग्रुप जो है ये कौन से जीन के कंट्रोल में होता है। तो जीन आई जो है क्रोमोसोम 9 के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टोटल 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स के पास। तो क्रोमोसोम 9 के ऊपर जीन का नाम आई है। तो जीन आई जो है वो क्या करती है, हमारी जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। और ये जो जीन आई जो है ये हमारे पास इसकी बेसिकली 3 अलील्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 अलील्स मैंने आप लोगों को दिखाई हुई हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अगर तो आई ए है जीन तो हमारे पास अलील है, तो हमारे पास कौन सा एंटीजन होगा, रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए होगा। इसी तरह अगर हमारे पास आई बी अलील है तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन बी होगा। और अगर कोई एंटीजन कोई हमारे आरबीसीज़ के ऊपर एंटीजन नहीं है तो इट्स मीन कि हमारे पास कौन सी जो है वो अलील प्रेजेंट है, स्मॉल आई की जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर वो आपको दिखाता है कि अगर यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि जीन हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो अगर तो हमारे पास आई ए ऑर्गेनिज्म है और या फिर आई ए स्मॉल आई है तो उसके पास भी एंटीजन ए ही होगा। अगर ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास कैपिटल आई और उसके ऊपर जो है वो बी है और आई बी और आई है तो वो भी उसकी बॉडी के ऊपर भी क्या, उसके आरबीसीज़ के ऊपर भी क्या होगा, हमारे पास एंटीजन बी मौजूद होगा। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 स्मॉल आई हैं तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। और अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है तो उसका जो है एंटीजन दोनों होंगे और उसके पास जो है वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी जो है वो ब्लड ग्रुप उसके पास मौजूद होगा। ये हमारे पास इसमें आगे वो आपको ये बताता है कि जो है वो कौन से ऑर्गेनिज़म जो डिफरेंट ये जो ब्लड ग्रुप है इसका जो एक्सप्रेशन है ये अलील्स का कब से एक्सप्रेशन होता है और ये कब तक जो है स्टार्ट रहता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप की जो हमारी अलील्स हैं इसका जो एक्सप्रेशन है ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे हो जाता है और जो है ये टिल डेथ तक जो है ये वाली जीन्स जो है क्या करती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कराती हैं। और इसलिए जो है वो जो पर्सन है उसका जो लाइफ टाइम जो थ्रू आउट द लाइफ उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कि कौन सी जो एंटीजन है उसके जो उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सी जो है वो एंटीबॉडी होगी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अगर तो हमारे पास एंटीजन ए है तो उसकी हमारे पास जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी। अगर हमारे पास एंटीजन बी है, हमारे ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास एंटीबॉडी ए होगी। अगर हमारे पास जो है वो दोनों एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो
सरफेस के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है तो हमारे पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। और अगर हमारे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो हमारे पास दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी। यहाँ पर एक टर्म है एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या होता है आपने याद रखना है कि ब्लड सीरम, ऐसा ब्लड सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उसको क्या कहते हैं, एंटी सीरम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी का, कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सर्जरी वगैरह होती है तो जो पेशेंट होता है उसको क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें किस चीज़ की जो है वो एहतियात करनी चाहिए, क्या हम जो है वो हर ब्लड ग्रुप हर बंदे को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें केयर की ज़रूरत होती है। और जो ब्लड ग्रुप है ये कंपैटिबल होना चाहिए। जिस तरह एक जनरल एग्जाम्पल है कि एक म्यान में जो है वो कहते हैं 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो एक बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स नहीं रह सकते। वो क्या कर जाएंगे, वो एग्लूटिनेट कर जाएंगे। एग्लूटिनेट का मतलब आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बॉडी के अंदर क्लम्प बन जाएंगे सेल्स के, मतलब सेल्स जो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और वहाँ पे सेल्स की जो है वो फुटकियाँ बन जाएंगी, अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें। और सेल्स का जो है वो क्लॉट्स बन जाएंगे और वो क्लॉट्स जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएंगे, वो जो है वो पास नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उससे पहले एक टेस्ट होता है जिसको हम क्रॉस मैच टेस्ट कहते हैं। क्रॉस मैच जो है वो ये चेक करता है कि आया ये दोनों ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हैं कि नहीं, मतलब ये एक ही बॉडी के अंदर रह सकते हैं कि नहीं। अगर तो ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल होता है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता। क्योंकि फिर उसकी वजह से जो है वो हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं और ये जो है वो पेशेंट के लिए डेथ जो है वो हो जाती है। पेशेंट के जो RBCs हैं वो हीमोलाइज हो जाते हैं, मतलब उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ नीचे जो है मैंने आप लोगों को एक टेबल की फॉर्म में, ये टेबल आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए बना दिया है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं कौन कौन डोनर्स हैं और कौन कौन जो है वो रिसिपिएंट हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वो बता रहा है इस टेबल के अंदर कि ये वाले जो हैं यहाँ पे ये डोनर्स बताए हुए हैं A B एंड O। मतलब अगर डोनर ये है हमारे पास तो रिसिपिएंट हमारे पास यहाँ पे दिखाए हुए हैं कौन कौन जो है वो कौन कौन सा ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, अगर एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप A है तो वो A ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। और वो जो है वो जो अगर डोनर जो है वो हमारे पास ब्लड ग्रुप A का है तो वो हम B को नहीं लगा सकते। अगर डोनर A का है तो हम वो AB को दे सकते हैं और O को भी नहीं दे सकते। इसी तरह आपने जो है वो नीचे B वाला देखना है। अगर B जो है वो डोनेट कर रहा है तो हम वो A को नहीं लगा सकते, B को लगा सकते हैं, AB को भी लगा सकते हैं, O को नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास डोनर AB है, मतलब ब्लड ग्रुप जो है जो ब्लड दे रहा है वो AB बनता है, और तो हम वो किस किस को लगा सकते हैं, वो हम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किसको लगा सकते हैं। A को नहीं लगा सकते, B को नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे AB को लगाएंगे, और जो हमारे पास है O को भी हम वो नहीं लगा सकते। जबकि हमारे पास जो अगर ब्लड ग्रुप O जो है वो डोनेट कर रहा है ब्लड, तो वो हम किसको दे सकते हैं, वो हम जो है रिसीव करने वाले कौन कौन से हैं, वो हमारे पास ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है। तो डेट्स है हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास ब्लड यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, बल्कि ये आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पे हम जो है वो रख लेते हैं। आपने इसको जो है वो सॉल्व करके रखना है कि हमारे पास यूनिवर्सल डोनर कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से हमारे पास ब्लड ग्रुप हैं जो यूनिवर्सल डोनर है वो हर किसी को दे सकते हैं, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो हर किसी का ब्लड जो है वो रिसीव कर लेते हैं। तो ये आप जब रीडिंग करेंगे और अगर आपको पीछे से टेबल समझ में आ गया है तो आप लोग देख सकेंगे। अगर मैं आपको वैसे भी यहाँ पे बताऊँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो AB है वो आप ये देखें यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो हर किसी से रिसीव कर रहा है, राइट। और जो हमारे पास ब्लड ग्रुप O है वो क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से आपने, वैसे तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी, लेकिन आपने जो है वो खुद भी इसको अपने कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में सम टाइम केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है वो लापता हो जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा बेबी है। तो उस केसेस में क्या है कि हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप यानी कि जो जेनेटिक एनालिसिस है ब्लड ग्रुप की, वो हमें हेल्प आउट करती है कि जो अगर डिस्प्यूटेड पेरेंट हैं, अगर वो पेरेंट झगड़ा कर रहे हैं तो हम उनका झगड़ा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के थ्रू। अननोन पेरेंट्स को जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपकी एक एक्टिविटी दी गई है कि 2 न्यू बॉर्न्स हैं और वो हॉस्पिटल नर्सरी में मिक्सड हो जाते हैं, बेबी 1 किसका है और बेबी 2 किसका है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बताए हुए हैं, आपने इस एक्टिविटी को खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम।
आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है हम इसको फर्दर जो है वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ये डिपेंड करता है हमारे आरबीसीज के ऊपर। एक और एंटीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर। अगर तो ये आरएच फैक्टर मौजूद होगा तो वो बंदा आरएच पॉजिटिव होगा, अगर ये आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा तो वो बंदा क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। आरएच जो, अगर हम इसकी बात करें आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस की, जेनेटिक बेसिस से पहले हम यहाँ पे इसका जो है वो थोड़ी सी बता देते हैं कि हम आरएच फैक्टर को आरएच क्यों कहते हैं। तो आरएच हमारे पास जो फैक्टर है ये सबसे पहले हमारे पास रिसिस मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था, जिसकी बेसिस के ऊपर लैंडस्टेनर ने इसका नाम जो था वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था वो रख दिया था। अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस की बात करें तो आरएच फैक्टर जो है हमारे पास 3 जीन्स के कंट्रोल में होता है, सी, डी एंड ई। इसके अंदर जो डी अलील है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये जो डी जो है इसकी 2 अलील्स हैं डी जीन की, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस है तो वो तो आरएच पॉजिटिव होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल डी है तो आरएच पॉजिटिव। अगर वो हेट्रोजाइगस है कैपिटल डी स्मॉल डी तब भी वो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैपिटल डी जो है स्मॉल डी के ऊपर डोमिनेंट है। अगर कोई बंदा जो है वो स्मॉल डी है तो वो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा, मीन्स उसके पास ये एंटीजेंस मौजूद नहीं होंगे, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। जिस तरह हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बंदा ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो ये एक्चुअली ये वो वाला पॉजिटिव और नेगेटिव है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी एक जो है वो हमारे पास जो है वो बताई हुई चीज़ उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कि कौन सा ब्लड जो है वो हम किसको लगा सकते हैं और किसको नहीं लगा सकते। ये 2 केसेस जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक जो है रफली डायग्राम है मेरी, एक बंदा जो है ये वाला, ये आरएच पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, और ये वाला बंदा जो है ये क्या है, आरएच नेगेटिव है। आरएच पॉजिटिव मतलब कि उसके पास, मैंने भी जैसा कि आपको बताया ऊपर, कि एंटीजन मौजूद होगा, एंटीजन मौजूद होगा, एजी जो है और ए बी जो है ये एंटीजन और एंटीबॉडी की एब्रीवेशन है। उसके पास एंटीजन मौजूद है तभी वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और उसके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है। उसके ऑपोजिट हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि आरएच नेगेटिव है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है और उसके पास कोई एंटीबॉडी भी नहीं है। तो अब सवाल ये है, क्या हम आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो हम आरएच नेगेटिव को लगा सकते हैं? ये आपका जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका सवाल है कि क्या हम आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव को लगा सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, हम आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच नेगेटिव को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव के लिए इनकम्पैटिबल है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव को लगाएंगे तो आरएच पॉजिटिव के अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, एंटीजन मौजूद हैं। जब ये एंटीजन्स आरएच नेगेटिव के अंदर जाएंगे, जो कि उसके पास आरएच नेगेटिव के पास पहले कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया है, तो आरएच नेगेटिव जो था अब वो क्या करेगा, अब वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये आरएच पॉजिटिव के एंटीजन्स को क्लियर करने की, वहाँ से मिटाने की, ख़त्म करने की, किल करने की कोशिश करेंगी। इसीलिए जो है वो आरएच जो है वो नेगेटिव पर्सन जो है वो आरएच पॉजिटिव के ब्लड के लिए क्या है, इनकम्पैटिबल है, हम उसको ये ब्लड नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। इसी से जो है वो मिलती जुलती हमारे पास एक डिजीज़ है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर। उस डिजीज़ का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या फिर हम इसको मैटरनल फीटर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। इरिथ्रो मीन्स हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रो कहते हैं, और फेटालिस मीन्स बेबी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है, क्या इसमें जो है वो बेसिकली ये डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि जब एक वूमेन जो कि आरएच नेगेटिव है वो एक ऐसे बंदे से शादी करती है जो कि आरएच पॉजिटिव है। अब आपने इसकी जीन्स जो है इसका क्रॉस अब आपने खुद करवा के देखना है। आरएच पॉजिटिव जो है वो कैपिटल डी होगा, या फिर वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है। और आरएच नेगेटिव वुमेन जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगी, वो हमारे पास स्मॉल डी होगी। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या होगा कि जिनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, हमारे पास स्मॉल डी। अगर फादर जो है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं वो हेट्रोजाइगस है, तो उनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, हमारे पास आरएच नेगेटिव, मतलब स्मॉल डी होगा, वो आरएच नेगेटिव बेबी होगा। और अब आपके पास सिचुएशन क्या आ गई है कि मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, और बेबी जो क्या है वो आरएच पॉजिटिव है। तो अभी जैसे हमने पीछे बात की थी कि जिस तरह ब्लड ग्रुप, 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप एक बॉडी में नहीं रह सकते, इसी तरह अब क्या ये आरएच जो है वो पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव जो है, अब ये प्रेगनेंसी किस तरह से जो है वो मदर जो है उसको कैरी ऑन करेगी। तो होता क्या है कि जो
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो बेबी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन है, वो क्या करते हैं, वो क्रॉस करते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, दिस वन। अब आप देखें यहाँ पे ये मदर क्या है, ये RH नेगेटिव है, और ये बेबी क्या है, यहाँ पे दिखाया हुआ है RH पॉजिटिव है। अब जब क्या होगा कि ये बेबी के रेड ब्लड सेल्स प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और बेबी के दरमियान में आप समझ लें कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक हमारे पास ब्लड वेजल्स का जो है वो आप समझ लें ग्रुप ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं, इनको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। ये RH पॉजिटिव का फीटस जो है, इसके रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके कहाँ पर आएंगे, मदर के अंदर आ जाएंगे, मदर की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और मदर क्या है, मदर RH नेगेटिव है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन बन गई जो मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर की है 2 पर्सन्स लेके, और मैंने आपको बताया था कि हम RH पॉजिटिव का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव को नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो इसी तरह सेम लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, इस मदर के अंदर जब ये वाले बेबी के RBCs आ जाएंगे इस मदर के अंदर, तो ये मदर जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगी। ये मदर जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगी, और फिर ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ दोबारा से सपोज कर लेंगे एंटीबॉडीज़ मदर ने बना दी, ये एंटीबॉडीज़ दोबारा से क्रॉस करके कहाँ पर आएंगी, बेबी के अंदर आएंगी। और अब बेबी के जो RBCs हैं उनको क्या करेंगी, उनकी ब्रेक डाउन करेंगी, उनकी डिस्ट्रक्शन करेंगी, जिसकी वजह से जो बेबी है एनीमिक हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। और बेबी जो है वो क्या करेगा, उसके जो स्प्लीन है, स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक पार्ट है, ठीक है। स्प्लीन जो है और जो है उसका लिवर जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बना रहा होगा, बेबी का RBCs। और मदर की एंटीबॉडीज़ उन RBCs को तोड़ रही हैं, और बेबी का जो RBCs है, बेबी का जो लिवर और जो स्प्लीन है वो RBCs को बना रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो RBCs की ब्रेकडाउन हो जा रही है, बेबी जो है उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, बेबी को एनीमिया हो रहा है। और उसके अलावा जब बेबी के RBCs टूट रहे हैं तो RBCs की ब्रेकडाउन से हमारे पास एक कंपाउंड रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, ये बेबी की बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बिलीरुबिन जो है वो बेबी के ब्रेन सेल्स को जो है नुकसान पहुँचाएगा। उसकी स्किन जो है और उसकी जो हमारी आई का वाइट पोर्शन होता है, ये येलो होना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉन्डस कहते हैं, यानी कि पीलिया। उसकी आंखें जो है और उसकी जो स्किन जो है वो पीली होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है इतनी स्वेयर कंडीशन हो सकती है कि जो बेबी जो है या तो वो स्टिल बर्थ हो जाएगा, मतलब उसकी जैसे हम प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड की बात करें तो 9 मंथ की होती है, तो बिफोर 9 मंथ या तो वो हो जाएगा या फिर जो है उसका एबॉर्शन हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये बड़ी जो है हमारे पास ख़तरनाक सी सिचुएशन होती है। अच्छा, अब होता क्या है, अब जब इस बेबी की जो है वो डिलीवरी होती है तो ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है कि जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तो उस टाइम भी क्या होता है, जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तो उस टाइम भी क्या होता है कि यहाँ से जो बेबी के RBCs होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मदर के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बेबी जो है वो तो हो गई उसकी बर्थ, मींस कि अब वो सेव है। अब मदर के अंदर क्या होगा, मदर के अंदर वो अपनी जो है वो RH, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी, उसके RBCs मौजूद थे, उसके ऊपर RH एंटीजन था। ये मदर के अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ये मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये किया जाता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं होती, तो ड्यूरिंग बिफोर सेकंड प्रेगनेंसी से पहले जो है वो मदर को क्या किया जाता है, RH एंटीसीरम के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, थेरेपी के तौर पे, इलाज के तौर पे किया जाता है RH एंटीसीरम के इंजेक्शंस। RH एंटीसीरम के इंजेक्शंस ऐसे इंजेक्शन हैं जिसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। ये RH एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये मदर के अंदर जो बेबी के RBCs होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और ताकि जो है इससे पहले कि मदर जो है वो अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करे, उस इंजेक्शन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जब फिर इसलिए जो है हम वो सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो उसको सेव करने के लिए हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी को डिस्कस किया, क्या होता है और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या किस किस्म की बीमारी है। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि अगर RH नेगेटिव वुमेन RH पॉजिटिव से मैरी करती है और उसके फादर भी जो है वो RH नेगेटिव हैं, तो क्या रिस्क है कि उनका जो बेबी है उसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। आपने ये रिस्क कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एपिस्टासिस का। एपिस्टासिस और जो है बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें क्या है कि जब एक जीन जो है या उसका जो जीन पेयर है वो एक लोकस के ऊपर जो है वो मौजूद है और वो क्या करती है,
वो इंटरफेयर करती है, वो मुदाखलत करती है या छुपाती है, हाइड करती है किसी और जीन के इफेक्ट को जो कि किसी और लोगों के ऊपर मौजूद है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। आसान लफ्ज़ों में बात करें कि जब एक जीन जो है वो दूसरी जीन को, उसका जो काम है उसके साथ इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को आपने डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डोमिनेंस जो है वो हमारे पास रिलेशन है बिटवीन टू अलील्स जो कि एक ही हमारे पास सेम जीन के अलील्स हैं और वो एक ही लोगों के ऊपर मौजूद हैं, जबकि एपिस्टेसिस जो है वो डिफरेंट लोगों के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं वो जब एक दूसरे के साथ इस तरह की इंटरफेरेंस करते हैं हम उसको एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। एपिस्टेसिस की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, बॉम्बे फिनोटाइप। ये मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि ये बहुत इजी सी है। इसको हम देखते हैं बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है। अभी हमने पीछे बात की, आपने इसको गौर से देखना है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक एंटीजन होता है। जो एंटीजन होता है, मिसाल के तौर पे अगर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर होगा हमारा ब्लड ग्रुप वही होगा। तो ये एंटीजन हमारे आरबीसीज़ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, अब और हमने ये भी देखा था कि ये एंटीजन जो है ये एंटीजन ए बी ये और ये किस जीन के कंट्रोल में होते हैं? ये जीन क्रोमोसोम 9 के ऊपर होती है, इसका नाम है आई जीन। वो आई जीन जो है वो इन एंटीजन्स को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर आपको एक और बात बताता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके ऊपर ये एंटीजन, ये ग्रीन वाला जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये एंटीजन मौजूद तो है, लेकिन ये एंटीजन डायरेक्ट आरबीसीज़ के साथ नहीं लगा होता, बल्कि यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, वो पहले आरबीसीज़ के साथ अटैच करती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेसिकली वहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जो कि उस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होता है, और फिर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, ये वाली एंटीजन्स आके लगती हैं। और ये वाली जो शुगर है जो कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आके इंसर्ट करती है, ये शुगर हमारे पास जो है ये किस जीन के कंट्रोल में होती है? ये होती है एच जीन के कंट्रोल में होती है, राइट। जब अगर एच जीन होगी हमारे पास, एच जीन भी हमारे पास किस फॉर्म में? डोमिनेंट फॉर्म में होगी, तो ये शुगर बनेगी। ये शुगर जाके इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच करेगी और देन ये ये एंटीजन जो है, ये ग्रीन में जो मैंने आपको दिखाया है, ये आके फिर इसके साथ अटैच होगा। और अगर ये हमारे पास एच जीन जो है ये स्मॉल फॉर्म के अंदर, मतलब रिसेसिव फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो ये शुगर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच नहीं हो पाएगी, और फिर जब वहाँ पर अगर ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद नहीं होगी तो जो हमारे एंटीजन ए बी हैं या ए बी हैं वो आरबीसी के साथ अटैच्ड नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा कि ऐसे बंदे जिनके पास एच जीन नहीं है, वो मतलब उनके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी तो मौजूद है ना, लेकिन वो अटैच्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं? ये फिनोटिपिकली ओ होते हैं, लेकिन मतलब उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, लेकिन वो जीनोटिपिकली ओ नहीं होते, उनके अंदर जीन्स होती हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर जो है वो ये वाली जीन्स तो हैं, ए और बी की जीन्स तो हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अटैच्ड नहीं होंगी यहाँ आरबीसीज़ के साथ, और अटैच्ड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे एच जीन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो है वो उसकी फिनोटिपिकली तो वो ओ होगा, क्योंकि अगर आरबीसीज़ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा तो वो बंदा ओ ही है, ठीक है। लेकिन जीनोटिपिकली तो वो ओ नहीं है ना, जीनोटिपिकली तो उसके अंदर ये जीन्स हैं। जीनोटिपिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इस एच जीन के अंदर आ रही है जो कि अपना काम नहीं कर रही। तो इसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। ऐसे इंडिविजुअल जो कि फिनोटिपिकली ओ होते हैं लेकिन जीनोटिपिकली ओ नहीं होते, हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास बॉम्बे फिनोटाइप कहलाती है। फिगर 22.9 आपकी बुक में दी गई है। आइए इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लड ग्रुप के बारे में वो आपको क्या बताता है कि ये आरबीसीज़ आपको उसने दिखाए हुए हैं, और ये ए एंटीजन है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। ये बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, ये बी उसका आरबीसी है, और ये बी एंटीजन है उसके पास, तो इसका ब्लड ग्रुप बी है। इस तरह ए बी में हमारे पास क्या है? ये आरबीसीज़ हैं, और ए बी दोनों एंटीजन जो हैं वो मौजूद हैं। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ये मैंने साथ में लेबलिंग भी की, आप देख लीजिएगा, कोई एंटीजन नहीं होता इसके पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो ये है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे फिनोटाइप में क्या है कि एंटीजन्स मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं एंटीजन मौजूद हैं, लेकिन वो आरबीसी के साथ नहीं लग रहे। आरबीसी के साथ क्यों नहीं लग रहे? हमने उसकी रीज़न देख ली, क्योंकि वहाँ पे एच जीन जो है वो मौजूद नहीं है। एच जीन या फिर रिसेसिव फॉर्म में वो अपना काम नहीं कर रही, तो इनके पास इनके जीन्स में जो है वो एंटीजन्स हैं, लेकिन ये फिनोटिपिकली जो उसको फिनोटिपिकली जो है ये वो है हमारे पास, जीनोटिपिकली नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं? बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो आज का, इट इज़ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, जब एक जीन जो है वो क्या करेगी? दो
और या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करेगी तो हम इसको क्या करेंगे, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन एक ही ट्रेड को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल हमारी हाइट की जीन हाइट को ही कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर एक ऐसी जीन है जो कि डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को, हमारी खसूसियात को कंट्रोल करिए तो हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि हम ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला फ्लाई जो है, इसके अंदर जो वाइट आई जीन है, मतलब वाइट कलर की जो आई है, इसकी जो जीन है, ये क्या करती है, शेप ऑफ जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन है, जिसको हम स्पर्मेथेसी भी कहते हैं, उसको क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। इसी तरह हमारे अंदर जो है हमारी ग्रोथ की जीन्स हैं, वो हमारी वेट को और हमारी हाइट को भी कंट्रोल करती है। कैट्स के अंदर अगर हम बात करें, जो डोमिनेंट एलील W है, वो सिर्फ उसके प्योर वाइट फर को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उसको डेफनेस भी कॉज करती है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर नॉर्मली क्या होती है कि वो पिगमेंटेड कैट्स जो हैं, ये क्या होती हैं, उनके पास मेलानोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और लेकिन जो क्या है, ये जो है वो साउंड जो है वो इतनी अच्छी सुन नहीं पा रही होती। तो ये है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है प्लियोट्रॉपी की। ये आपने इसको जो है वो देख लेना है, अच्छे से आपने इसको रीड करना है, और जो है वो आपने इस पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।